अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं सारा इलियास। गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें परवेज़ खटक और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान तल्ख जुमलों के तबादले की खबरें सामने आईं। ज़राए के मुताबिक परवेज़ खटक ने यहाँ तक कहा कि आपको वज़ीर आज़म हमने बनवाया है, अगर आपका यही रवैया रहता है तो हम वोट नहीं दे सकेंगे। इस पर वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, मैं सबके सामने ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। आप मुतमईन नहीं हैं तो हुकूमत किसी और को दे देता हूँ। परवेज़ खटक इजलास से बाहर आए और उन्होंने तल कलामी की तरदीद की जो खबरें सामने आ रही थीं, मगर उस वक्त तक ये बात बाहर आ चुकी थी। इस मामले पर अब मरियम नवाज ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद की है। इस तल कलामी की खबरें सामने आते ही इन हाउस तब्दीली की बातें भी होने लगी हैं। शाह महमूद कुरैशी से तो उनके उम्मीदवार होने पर सवाल भी हुआ, लेकिन अब नून लीग की जानिब से कहा जा रहा है कि इन हाउस तब्दीली की सूरत में नून लीग हुकूमत नहीं बनाएगी। ताहम दूसरी जानिब पीडीएम में ये भी हम देख रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि तहरीक अदम एतमाद लाने की बाज़गश सुनाई दे रही है। 25 जनवरी को पीडीएम का सरबराही इजलास होगा, जिसमें जहां लॉन्ग मार्च के इंतजामी मामला डिस्कस किए जाएंगे, उसमें एतमाद के ऑप्शन पर भी गौर किया जाएगा। अब क्या वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है? पहला सवाल हम कुछ इस तरह से रखेंगे कि पीटीआई पार्लिमानी मीटिंग, परवेज़ खटक और वज़ीर आज़म के दरमियान जो तल्ख जुमलों का तबादला हुआ वो हमने देखा, ये शुरुआत है, ये रद्द-ए-अमल दिया है मरियम नवाज ने इस तल कलामी का, जो कि परवेज़ खटक और इमरान खान के दरमियान हुई। नून लीग का तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में हुकूमत ना बनाने का ऐलान, तो क्या हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद इन हालात में जो हम देख रहे हैं बनते हुए कामयाब हो सकती है? हाँ या नहीं के ऑप्शन है आपके पास। पैनल पे आज हमें ज्वाइन करेंगे इरशाद भट्टी साहब, मज़हर अब्बास साहब, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा। मज़हर साहब, आपकी तरफ आएंगे। सबसे पहले जो हालात हम बनते हुए देख रहे हैं, कहने वाले कहते हैं कि खुफिया मुलाकातें हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हुए उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि लगता है इस्टेब्लिशमेंट का रोल इस दफ़ा न्यूट्रल रहा है, और फिर पीटीआई के अपने लोग ही, अपने मिनिस्टर्स उठ के इमरान खान प्राइम मिनिस्टर को क्वेश्चन करना शुरू हो गए हैं। इन हालात में आपको लगता है कि तहरीक अदम एतमाद आ सकती है? देखिए, मुझे मुश्किल लग रहा है। मेरा ख्याल है अभी तो इस पे ही बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि तहरीक अदम एतमाद लेकर आई भी जाए या नहीं आई जाए। उसकी वजह यह है कि जो नंबर गेम्स हैं उसमें अभी भी जो है वो बहुत इस लिहाज से कम है। ज़ाहिर है अभी जो कल वोटिंग हुई है, हो सकता है कि इसमें बाद आगे चल के चीज़ें तब्दील हो जाएं, लेकिन अगर आज की सिचुएशन हम देखें या आज से 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद की सिचुएशन देखें तो मुझे लगता नहीं है कि अदम एतमाद जो है तहरीक मूव होगी। हाँ, उसके बाद अगर जिस तरह एमक्यूएम पाकिस्तान या पीएमएलक्यू या उनके इत्तेहादियों में कोई सूरत हाल ख़राब होती है, सिर्फ एक कल का जो इवेंट हुआ है उसकी बुनियाद पे पीटीआई के लोग ज़रूर, बेशुमार पीटीआई के लोग हैं जो नाराज़ भी हैं, परेशान भी हैं। नाराज़गी से ज़्यादा परेशानी है, और परेशानी इस चीज़ की है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और जिस तरीके से महंगाई हो रही है, चीज़ों में इजाफा हो रहा है, अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो उन लोगों के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि वो इस वक्त भी पीटीआई के अंदर जो है लोग परेशान हैं कि ये जो इक़दामात हुए हैं, अगर इस पर इम्प्रूवमेंट नहीं आई तो फिर उनके लिए इलेक्शन में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी पीटीआई के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन में, इस मिनी बजट के बाद पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन मार्च में होते नज़र नहीं आ रहे। लेकिन अदम एतमाद की तहरीक के लिए आपको बहुत सी चीज़ें करने की ज़रूरत होती है। बहुत सी, सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं होता कि जी हाँ, अपने लोगों को तसल्ली दे दी कि जी कोई फरीक न्यूट्रल हो गया है, लिहाजा अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाएगी। ये अंदाज़ा लगाना मेरा ख़्याल है बहुत मुश्किल है इस वक्त कि गवर्नमेंट जो है वो एक अदम एतमाद की तहरीक आ जाएगी और गवर्नमेंट जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है तहरीक पास हो जाएगी। देखिए, अभी अपोजिशन के अंदर भी एक दूसरे पे एतमाद नहीं है। अभी अपोजिशन ख़ुद भी इस मामले में कंफ्यूज है। पीपल्स पार्टी का अलग मौक़िफ़ है पूरी सूरत हाल में, पीडीएम का अलग मौक़िफ़ है। पीपल्स पार्टी और पीडीएम अभी तक इस पर इत्तेफाक राय नहीं हुआ है कि एक लॉन्ग मार्च हो या अलग अलग हो। ऐसे में अदम एतमाद की तहरीक कामयाब कैसे हो सकती है? इसीलिए जो असेसमेंट है वो यही है कि क्या अदम एतमाद की तहरीक मूव भी की जाए इस स्टेज पे, और अगर मूव की जाए तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पंजाब में क्यों नहीं मूव की जा रही। क्या पंजाब में नून लीग इसकी मुखालफत कर रही है? वरना पंजाब में निस्बतन मरकज़ के मुकाबले में पंजाब में तो सूरत हाल ज़्यादा मवाक़िफ़ है
कि अगर आप पंजाब में मूव करें और पंजाब में मैनूवरिंग करें तो मेरा ख्याल है पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो सकता है। आप ये कह रहे हैं कि लेकिन जब मरकज की तरफ आते हैं तो मरकज बात को अगर हम साइड पर रख दें, अभी ऑपोजिशन की सफों में कंफ्यूजन बरकरार है जिसकी वजह से ये मूव नहीं हो सकती तहरीक अदम एतमाद। यही मुझे लग रहा है कि मेरा ख्याल है अभी भी इस बारे में कंसेंसस नहीं है अदम एतमाद की तहरीक मूव की जाए या नहीं की जाए। कल के जो नंबर गेम्स हैं उसने सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेट कर दिया है, इसलिए मुझे फौरी तौर पे ये मूव होती नज़र नहीं आ रही कि अदम एतमाद की तहरीक जो है वो मूव हो जाएगी जॉइंट अपोजिशन की तरफ से। अच्छा न्याज़ी साहब, आपकी तरफ आएंगे। शेख रशीद साहब ने आज कहा है कि ये चाहते हैं कि जो हाथ इमरान खान के सर पे है वो इनके सर पर आ जाए। उन्होंने कहा कि वो हाथ इनकी गर्दन पर तो आ सकता है, इनके सर पर नहीं आ सकता। ऐसे हालात में और जिस तरह से हमने दूसरे फैक्टर्स डिस्कस किए हैं, आपको लगता है तहरीक अदम एतमाद की राह हमवार हो रही है और वो कामयाब भी हो जाएगी? जहाँ तक शेख रशीद साहब का, पहले इसको निपटा देते हैं। अंग्रेजी में क्लिशे है कि रनिंग विद हेयर हंटिंग विद द हाउंड्स। अब ये वो खुद को कहते हैं कि मैं पिंडी बॉय हूँ। जब पिंडी बॉय हैं और इस वक्त जिस वजह से सारा चीज़ है कि पिछले चंद महीनों से जब से ये हुकूमत मुतज़लज़ल हुई है, और मुतज़लज़ल क्यों हुई है उसकी वजह एक ही है कि एक पेज पे रहे या नहीं रहे। क्वेश्चन तो है सच्चाई क्या है उसमें जाए बगैर, झूठ क्या है उसमें जाए बगैर। ये एक बात है जो अंडर डिस्कशन है पिछले 4-5 महीनों से कि आया ये एक पेज रहा है या नहीं रहा। अब इस एक पेज में शेख रशीद साहब जो है वो कहाँ जाएंगे? वो पिंडी के साथ जाएंगे, इस्लामाबाद के साथ जाएंगे? देखें जी, जो बात तो है परवेज़ खट्टक साहब की, अब ये एक अजीब व गरीब सूरत हाल है कि इस वक्त जितनी जो चॉइसेस हैं अपोजिशन के पास है और जितनी क्लैरिटी अपोजिशन के पास है, मैंने शायद इतनी क्लैरिटी नहीं देखी थी। अब एक चीज़ है उसमें दो राय नहीं है कि जब भी एक जैसे अभी आपने देखा ना कि नैब कवानीन आए और जॉइंट जो पार्लियामेंट्री सेशन बुलाया गया, तो उसी वक्त 2 दिन पहले इत्तेहादी जो थे उन्होंने बरात हासिल कर ली। उन्होंने कहा जी हमने उसकी सपोर्ट नहीं करनी, खुल के, ये जियो के ऊपर भी और बाकी चैनल्स के ऊपर भी। 2 दिन बाद फ़ोन कॉल्स आनी शुरू हो गई और ये बातें मीडिया में भी आनी शुरू की, फ़ोन कॉल्स आई। अब चाहे पंजाब की हुकूमत हो या मरकज़ की हो, इनके अंदर एक सिमिलैरिटी है, इनको गिराने की जो अज्जाए तरकीब भी है वो एक ही है। जो पंजाब में करामत है वो मरकज़ में करामत है। ये नहीं है कि पहले आप पंजाब में गिरा दें कि आसान है। आसान अगर आसान है तो दोनों जगह आसान है, मुश्किल है तो दोनों जगह मुश्किल है, क्योंकि जो इत्तेहादी 45 कर रहे हैं मरकज़ को, वही इत्तेहादी 45 कर रहे हैं पंजाब को। अब परवेज़ खट्टक के साथ इमरान खान साहब की जो चीज़ है इसकी एक और भी वजह निदा है। परवेज़ खट्टक साहब को भी इमरान खान साहब समझते हैं कि वो पिंडी बॉय है या एस्टेब्लिशमेंट का एक आदमी है, और यही वजह है कि जब वो वज़ीर आला बने थे, तो मैं आपको एग्जैक्ट प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने 2-3 मौके पे और बनने के बाद 2013 में 3-4 महीने बाद परवेज़ खट्टक साहब को बुलाया, किसी बात पे उनका इख्तलाफ हुआ तो उन्होंने कहा जी आप रिज़ाइन कर दें, मैं वज़ीर आला चेंज करना है। परवेज़ खट्टक साहब ने तिनक के कहा कि आप मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आएँ। ये हुकूमत मैंने 33 वोट से, बड़ी मुश्किल से 50 वोट जो थे जमात इस्लामी के, शेरपाओ ग्रुप के, सबके मिला के बनाई है। तब से लेके परवेज़ खट्टक साहब उन शराइत पे वज़ीर आला नहीं थे जिन शराइत पे बुज़दार साहब है या महमूद खान है KP के अंदर। वो अपनी शराइत के ऊपर रहे और इसी वजह से, हालांकि बहुत जोर लगाया गया कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, उनको वज़ीर आला बनाया जाए, कई मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से कहा गया। इमरान खान साहब ने उस ज़हन के साथ कि परवेज़ खट्टक साहब मर्जी के मालिक हैं। फिर मत भूलें कि परवेज़ खट्टक साहब जब आए थे तो फ्यूड क्रिएट हो गई थी, क्योंकि जब ये शामिल हुए पार्टी में, जिस दिन शमूलियत थी उसी दिन असद कैसर साहब और शाह फरमान जो है जुलूस लेके KP में आए थे और G6 इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के उसके दफ्तर पे हल्ला बोला था, बहुत फसाद हुआ था। बाद में जब इलेक्शन हुए तो इनको जितवाया गया वजूद्दीन की रिपोर्ट में, जो इंटर पार्टी इलेक्शन में, तो एक अजीब सा रिलेशन है। अब जो आखिरी बात है वो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जो रूमर्स है, एक आखिरी बात सुने, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको वाइंड अप कि अगर जो इस्लामाबाद की रूमर्स हैं, और मैं 2-3 दिन इस्लामाबाद था, वहाँ ये कि अगर पार्टी के अंदर से चेंज की गई इमरान खान साहब की हुकूमत, जिसके ऊपर अगर डाउट कास्ट हुए आजकल, जो शकूक और शुबात पाए जाते हैं कि वो लास्ट करती है नहीं करती है, उसके बारे में तजज़िये हो रहे हैं, ओपन ही हो रहे हैं,
उसमें यह है कि परवेज खटक साहब को तहरीक इंसाफ के अंदर से टिप किया गया है कि वो शामिल कुरैशी भी नहीं होगा, कोई और भी नहीं होगा, हेड परवेज खटक होंगे। अगर अंदर से, बाहर से तो आगे 2-3 चीज़ें हैं कि आया फिर जरदारी साहब भी कैंडिडेट हैं, फिर नून वाले कहते हैं जी कि हमने नए इलेक्शन चाहिए। तो ये वो सारी चीज़ें कश्मकश है। लेकिन परवेज खटक साहब जो हैं उनका इमरान खान साहब जो गुस्सा बनता है, पुराना गुस्सा है, ट्रस्ट डेफिसिट हमेशा से था, अब भी है। और अब जब वो कहते हैं जब कश्ती डूबने लगती है। न्याजी साहब, मौजूदा हालात में आपको लगता है कि राह हमवार हो सकती है तहरीक अदम एतमाद के लिए? देखिए, मैंने बताया ना कि पार्लियामान के अंदर एक दिन टेलीफोन, उन्होंने कहा हमने वोट्स नहीं देने, अगले दिन फोन आ गए। तो ये जो होती है इसके अंदर ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आया फोन आ गए। जो मेरी खुद में इन टच हूँ अपोजिशन के जितने इत्तेहादी जमातें हैं सबसे मेरा करीबी, बल्कि मैं तहरीक साहब वाले से मेरी बहुत मुलाकात हुई पिछले 3-4 दिन में, टॉप लीडरशिप में। अंदर क्या कुछ हो रहा है, बहुत सारी बातें उन्होंने की है जो मैं यहाँ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन ये बात है कि फोन कॉल आ जाए, अगले दिन धड़ाम से जमीन पे होंगी। ये शुरुआत मरियम नवाज की बात है, शुरुआत है नहीं, शुरुआत। आज शेख रशीद साहब का ये बयान और फिर फवाद चौधरी ने भी कहा कि नून लीग का और जरदारी का जो 2023 का इलेक्शन होगा वो आखिरी इलेक्शन होगा। एक तरफ इस तरह के बयानात, दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान का कहना कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल लगता है कि अब न्यूट्रल है। और फिर ये कल वाला एपिसोड जो परवेज खटक और इमरान खान साहब के दरमियान हुआ, आप क्या समझते हैं मौजूदा हालात में तहरीक अदम एतमाद मूव हो सकती है? मूव हो जाए तो क्या कामयाब होने के चांसेस हैं? मैडम स्पीकर, सबसे पहले तो देखिए वक्त कितनी तेज़ी से बदलता है, कितने हालात कैसे बदलते हैं कि एक वक्त था न्याजी साहब इस्लामाबाद आते थे और हमें ढूंढते थे। अब 3-4 दिन इस्लामाबाद में रहकर और उन्होंने हमारा हाल तक ना पूछा, मैं कैसे मानूं कि वो दूर जाके रोया। चलो यही होना था। अब आगे आगे जो ही ये खुशहाल होते जाएंगे, ये शाख हरी होती जाएगी, हम नज़रअंदाज होते जाएंगे, कोई बात नहीं। मैडम शेख, 2-3 बातें हैं मैडम शेख। पहली बात यह है कि इमरान खान असम्बलियां तोड़ दें, तरीके अदम एतमाद आए। ये 2 आईनी आपकी जमहूरियत में तरीके हैं। अब बिलाशुबा बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस, मिस मैनेजमेंट और मुआशी सूरत हाल खराब। कल वैसे इमरान खान साहब ने कह दिया था कि मैं हुकूमत किसी और को दे देता हूँ परवेज खटक के साथ जब तक महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी और इसी वजह से पीटीआई के अंदर के लोग भी नाराज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं। बाकी ज़लज़ला आने से पहले उड़ने वाले और हर हुकूमत का साथ देने वाले MQM, GDA, काफ लीग, इलेक्टेबल्स, आज़ाद जो हैं, ये तो इनका तो छोड़ देना, ये तो अगली हुकूमत में चले जाएंगे, इनको छोड़ दें। अब मैडम स्पीकर, अफवाहें इस्लामाबाद में वाकई बहुत गर्दिश कर रही हैं, जैसे न्याई साहब कह रहे हैं। माइनस इमरान फार्मूला भी एक चल रहा है अफवाह, नए इलेक्शन की बात भी चल रही है। माइनस इमरान सब जमातों की हुकूमत भी का एक फार्मूला चल रहा है। इमरान खान साहब अगले 3 माह को अहम करार दे चुके हैं। अपोजिशन एक बार फिर मार्च लगाए बैठी है, नज़रें जमाए बैठी है। और सबसे बड़ा परवेज़ खटक फार्मूला, यानी ये कहा जा रहा है कि इनके साथ पीटीआई का एक धड़ा भी है, कहा जा रहा है कि इनके साथ जहांगीर तरीन भी हैं, कहा जा रहा है कि वो काफ लीग, MQM, GDA को भी काबिल कबूल हैं, कहा जा रहा है कि इनके साथ पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं, कहा जा रहा है कि हो सकता है भट्टी साहब। जी बिल्कुल बजा फरमाया आपका। मैं तो समझा था आपका गला ख़राब है, लेकिन आपने आयन उस वक्त टोकती हैं जब बंदा फ्लो में होता है। चलो अल्लाह आपको खुश रखे। नून लीग की भी सपोर्ट है इनको, परवेज़ खटक साहब को, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन मैडम स्पीकर, बात ये है, एक बात है कि बिलाशुबा तमाम अपोजिशन की ख्वाहिश है कि इमरान खान से जान छुड़ा ली जाए। अपोजिशन हत्ता के तरीके इंसाफ की हुकूमत भी बर्दाश्त करने को तैयार है, इमरान खान माइनस इमरान खान। लेकिन मैडम शेख, क्या ऐसा हो पाएगा? मुझे नहीं लगता, अभी नहीं लगता हो पाएगा। क्या माइनस इमरान करके इमरान खान को ये फिर संभाल पाएंगे सारे लोग? नहीं लगता। अच्छा, अपोजिशन में और फिर आखिरी बात कि अपोजिशन में मुकम्मल यकसुई नहीं है। कुछ चाहते हैं नए इलेक्शन, कुछ चाहते हैं अदम एतमाद करके इसी असम्बली को कंटिन्यू करना। अभी ना अपोजिशन एक सफ पे है, ना पीटीआई का वो धड़ा खुलकर सामने आया है, ना पीटीआई का वो धड़ा सामने आया है, और ना अभी 1 पेज
कोई इतनी दूरी हुई है कि 1 पेज की भी कहा जाए कि सर एक हाथ से सर से हाथ उठाकर दूसरे सर पे रख दिया गया है, लेकिन हालात बदलते नज़र आ रहे हैं, मगर कब बदलेंगे अभी मुझे इसका कोई इम्कान नज़र नहीं आता। ठीक है, अभी आपको लगता है कि अभी इसके चांसेस नहीं है। बेनज़ीर, जिस तरह से अभी भट्टी साहब ने, मज़हर साहब ने, न्याजी साहब ने गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि कहने वाले कहते हैं कि इस्लामाबाद में खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, काफ़ी इस तरह की खबरें ज़ेरे गर्दिश भी हैं। भट्टी साहब ने कहा कि माइनस इमरान फार्मूला, इसके बारे में भी बातचीत हो रही है, कुछ खबरें सामने आ रही हैं। फिर कल जो हमने एपिसोड देखा परवेज़ खटक और इमरान खान का, उसमें इमरान खान ने कहा कि मैं, अगर आप मुतमईन हैं, हुकूमत किसी और को दे देता हूँ। एक तो सवाल का जवाब आप देंगी, जाहिर है कि हालात ऐसे बन रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है, कामयाब हो सकती है नहीं, लेकिन इमरान खान साहब को ये कहना कि मैं हुकूमत किसी और को दे देता हूँ, ये आपको एक कप्तान की स्टेटमेंट लगती है, एक लीडर की स्टेटमेंट लग रही है इस वक्त? ये अली सारा कहना बड़ा आसान होता है, अगर करना होता वज़ीर आज़म ने तो अभी तक वो कर चुके होते। जहाँ तक ये बात है कि ऑपोजिशन जो है उनका जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो कामयाब होगा या नहीं, इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है कि इसको हाँ या ना में या नहीं में जवाब दिया जाए। इसलिए क्योंकि अगर सिर्फ हम नंबर्स देखें नेशनल असम्बली में तो फिर तो जवाब नहीं बनता है, क्योंकि ऑपोजिशन के तो नंबर नहीं है पूरे, 8 वोट कम हैं। लेकिन ये सिर्फ नंबर की गेम तो नहीं होती, इसमें इस्टेब्लिशमेंट का सबसे अहम किरदार होता है। और अगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई सिग्नल आता है कि हम न्यूट्रल रहेंगे या हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर बड़े आराम से ये 8 वोट पूरे हो जाएंगे। आपके इत्तेहादी जो हैं, हुकूमत के अपने इत्तेहादी जो हैं, वो अपोजिशन को वोट देंगे और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है बड़े आराम से पास हो जाएगा। क्योंकि हमने ये भी देखा है सारा कि जब अपोजिशन के नंबर पूरे भी होते हैं तब भी अपोजिशन जो है वो नाकाम हो जाती है। हाँ, सेनेट का जब सेनेट के चेयरमैन के ख़िलाफ़ जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा था तो खड़े 64 सेनेटर्स हुए, लेकिन जब वोट पड़े तो पड़े सिर्फ 50। चेयरमैन की जब वोटिंग का हो रहा था तो तब कुछ सेनेटर्स ऑपोजिशन के जो थे वो वोट कैसे डालते हैं यही भूल गए। तो मैंने पहले भी शो पे ये कहा था कि ऑपोजिशन जो होती है वो 2 चीज़ों को देख रही होती है, एक तो अवाम क्या सोच रही है और अवाम की तरफ से क्या सिग्नल आ रहा है, और दूसरा इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सिग्नल क्या आ रहा है। और मेरे ख्याल से अभी तक यहाँ पे अभी कोई पॉलिसी ऑपोजिशन की इसलिए नहीं बनी क्योंकि अभी तक इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई वाज़े पॉलिसी या वाज़े सिग्नल नहीं आया, और जब तक वहाँ से कोई सिग्नल नहीं आएगा इसलिए अभी ऑपोजिशन बड़े आराम से चल रही है। लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है, लेकिन वो भी 2 महीने बाद है। अभी एक मीटिंग होनी है 25 तारीख को, तो जब तक वहाँ से कोई वाज़े सिग्नल नहीं आता, मेरा नहीं ख्याल है कि यहाँ पे कोई कंसेंसस बनेगा। एक चीज़ मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि देखिए, मेरे ख्याल से अभी ऑपोजिशन का थोड़ा बहुत कंसेंसस बन रहा है नो कॉन्फिडेंस मोशन में। मसला है क्या है, मसला ये है कि उसके बाद क्या करना है, उस पर कंसेंसस नहीं बन रहा, क्योंकि नून लीग अभी भी चाहती है कि फ्रेश इलेक्शंस हो। वो इस हुकूमत, जो भी ये टेम्परेरी या हुकूमत बनेगी, उसका हिस्सा नहीं बनना चाहती। तो ये जो है यहाँ पे डेडलॉक है। इस पे डेडलॉक मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता अब ख़त्म हो रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है या नहीं लाना। हमारे तज्ज़ियाकार कह रहे हैं कि ऑपोजिशन की सफ़ों में कन्फ्यूजन बरकरार है, इंतज़ार कर रहे हैं कि वो मुख्तदिर हलकों की जानिब से एक वाज़ेह इशारा मिल जाए उनको कि वो न्यूट्रल हैं, कोई किरदार उनका नहीं होगा, उनका किरदार न्यूट्रल होगा। फिलहाल जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उसके मूव होने के चांसेस फौरी तौर पर नज़र नहीं आ रहे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे एक और अहम सवाल के साथ। वेलकम बैक टू रिपोर्ट कार्ड। कौमी सलामती पॉलिसी के पब्लिक वर्जन के इजरा की तकरीब से आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब किया और IMF का जिक्र करते हुए कहा कि IMF के पास मजबूरी में हमें जाना पड़ता है क्योंकि आखिर में हमारी मदद करने वाला IMF ही रह जाता है, जो हमें सबसे सस्ते कर्जे देता है। अब इन कर्जों के एवज हमें उनकी शराइत भी माननी पड़ती हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि अवाम पर बोझ डालना पड़ जाता है। अगर आपको हर थोड़े वक्त के बाद वज़ीर आज़म ने कहा IMF के पास जाना पड़े तो आपकी सिक्योरिटी मुतासर होगी, मुल्क की मईशत कमज़ोर हो जाएगी, तो दिफा भी कमज़ोर होगा। मईशत में कभी ये नहीं समझा गया कि हमें खुद को महफूज कैसे करना है, लेकिन अगर हम माजी पर नज़र डालें और वज़ीर आज़म के बयानात देखें तो मुतादिद मरतबा वो ये कह चुके हैं कि वो IMF नहीं जाएंगे। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि वो खुदकुशी कर लेंगे तहम IMF नहीं जाएंगे, लेकिन अब हम हालात देखें तो वो अक्सर मुख्तलिफ हैं। माजी में IMF से कर्जा लेने पर तनकीद करने वाले इमरान खान का IMF जाने पर तौजीह देना दुरुस्त है, ये सवाल हम रखेंगे अपने पैनल। और क्या IMF ही
मुआशी मसाइल का वाहिद हल है, क्योंकि श्रीलंका की मिसाल भी हमारे सामने है जिसने कर्जे के लिए IMF जाने से इनकार किया और चीन से कर्जा लेने पर गौर किया। तो क्या हमारे पास ऐसे कोई ऑप्शंस मौजूद हैं? ये हम अपने पैनल से जाने की कोशिश करेंगे। सवाल इस तरह से रखेंगे, वज़ीर आज़म कहते हैं कि IMF के पास मजबूरी में जाते हैं, जब शराइत मानते हैं तो अवाम पर बोझ डालना पड़ जाता है। माजी में वज़ीर आज़म कहते रहे हैं कि खुदकुशी कर लूँगा, IMF नहीं जाऊँगा। तो क्या IMF के पास जाना ही हमारे मुआशी मसाइल का हल है, हाँ या नहीं? के ऑप्शन हैं आपके पास? भट्टी साहब आप बताइएगा। माजी में इमरान खान साहब के बयानात पर नज़र डालें तो कहते थे खुदकुशी कर लूँगा, IMF के पास नहीं जाऊँगा। असद उमर साहब जब वज़ीर ख़जाना बने वो कहते थे कि हम अपनी शराइत पर जाएंगे IMF के पास, झुकेंगे नहीं उनके सामने, आवाम को झुकने नहीं देंगे। और आज हम कहाँ खड़े हैं, आप क्या समझते हैं? नहीं मैडम स्पीकर, झुके तो वाकई नहीं है, लेट गए हैं। झुकने और लेटने में काफ़ी फ़र्क होता है। झुका नहीं है मेरा कप्तान, लेट गए हैं। अब मैडम स्पीकर बिलाशुबा हम 22 मरतबा IMF के पास जा चुके हैं, 22 मरतबा। और याद रहे कि इसहाक डार साहब की एक जो फजिंग थी, जाली अदादुशुमार थे, उस पर IMF को हम जुर्माना भी अदा कर चुके हैं। याद रहे कि हम एयरपोर्ट्स और मोटरवे तक गिरवी रख चुके हैं। और मैडम शेख, अब तो ऐसा शर्मनाक और ज़िल्लत आमेज़ मुआहदा IMF के साथ किया गया है कि उसके बाद स्टेट बैंक पर आपका इख्तियार कितना रह गया ये सब के सामने। और अभी पिछले दिनों कायमा कमेटी में पता चला है मुबैना तौर पर 1 करोड़ रुपए तनख्वाह है गवर्नर स्टेट बैंक की। और बिलाशुबा मैं इस हक में हूँ कि IMF के पास नहीं जाना चाहिए, या IMF के पास जाना पड़े तो वक्ती तौर पर जाना चाहिए, या एक सहारे के लिए जाना चाहिए। उसके बाद अपनी पॉलिसियाँ अपने कदमों पर खड़ा होना चाहिए। श्रीलंका की मिसाल, चीन की मिसाल, कोरिया की मिसाल और बहुत सारे ममालिक जो IMF के पास गए मगर उसके बाद ये नहीं कि उन्हीं के गुलाम बन के रह गए। बाकी रह गई मैडम स्पीकर वज़ीर आज़म के साहब के बयानात, तो उनका क्या करें? IMF के पास जाने से बेहतर है खुदकुशी कर लूँगा, कशकोल तोड़ दूँगा, दर बदर कर्जे नहीं मांगूंगा मुल्कों से, टैक्स नहीं लगाऊंगा, महंगाई कहते थे। हाँ मुराद सही तो मारा है ना, 2 दांत टूट गए IMF के जब हमने स्टेट बैंक उठा के उनके मुंह पे मारा है। खैर, महंगाई नहीं करूंगा, नया सूबा बनाऊंगा, प्रोटोकॉल ख़त्म करूंगा और इलेक्टेबल्स नहीं लूँगा, आज़ाद उम्मीदवार नहीं लूँगा, काफ लीग वाले डाकू है नहीं लूँगा, MQM वाले कातल हैं भत्ताखोर है नहीं लूँगा, जागीरदार और वडेरे नहीं लूँगा, 2.5 करोड़ बच्चों को स्कूल भिजवाऊँगा, गवर्नर हाउस और इन सारे बड़े घरों की दीवारें तोड़ दूँगा, एहतसाब अपने घर से होगा, रिफॉर्म्स करूँगा, हर इदारे को खड़ा करूँगा। और असद उमर साहब जो 8 महीने कन्फ्यूजन में फिरते रहे कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उन्होंने कहा था क्लिप संभाल के रखिएगा, हम इक़्तिदार में आएंगे तो 1 साल में स्टील मिल चलाएंगे। स्टील मिल पॉलिसी पर तवज्जो नहीं देंगे तो फिर तो IMF की ऑप्शन रह जाएगी ना आपके पास। तो मैडम शेख, जो बाइडन ने इनको मना किया हुआ है कि आप रिफॉर्म्स ना करें या लॉन्ग टर्म पर ना जाएं, कि IMF ने आगे रास्ता रोका हुआ है कि कोई और मुल्क इनके मुकाबले में आ गया, तो ये इन्होंने करना था ना। 2.5-3 साल इशरत हुसैन आ गए, फोका कारतूस, फोका आदमी आके तो निकल गए पतली गली से। क्या किया? 368 अरब का खसारा है इदारा जाती, नजरसानी करनी चाहिए थी। 368 अरब का खसारा है इदारा जाती सफेद हाथियों का। तो और इसके अलावा वज़ीर आज़म साहब ने क्या क्या कहा था, नया सूबा बनाऊंगा, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा और पता नहीं क्या क्या कहा था। क्या वो सारे पूरे हो गए? तो लिहाजा वज़ीर आज़म साहब तो यू टर्न को अजीम हिकमत अमली करार दे चुके हैं और वो यू टर्न ले चुके हैं। आप भी यू टर्न ले लें, पुराने बयानात ना याद करवाया करें। अच्छा चलें ठीक है। न्याजी साहब, जब आपकी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ पर फोकस होगा, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ पर आपकी तवज्जो नहीं होगी और जो रिफॉर्म, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बातें तो बहुत की जाते हैं, उनके ऊपर आपका फोकस नहीं होगा, बस आप देखेंगे कि हमने शॉर्ट टर्म गोल्स अपने क्या रखने हैं, तो क्या फिर ऐसे हालात में एक पैटर्न चला आ रहा है, तो फिर क्या IMF के पास जाना ही हल है मुआशी मुश्किलात का? देखिए, ये बड़ी दुख भरी दास्तान है। पहले तो यह है कि ये पाकिस्तान की तारीख का शाह तरीन दिन है और इसमें 2 राय नहीं है। और ये मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब के अपने करीबी हलकों में भी और इवन जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके अंदर भी ये बात तो तय है कि जो और ख़ुद वज़ीर आज़म साहब ने यही बात दोहराई है। अपोजिशन ज़रा उसको ज़रा थोड़ा सा उसकी आराई से बाइश करके बताती है,
उन्हें और तरीके से बताया कि ये पाकिस्तान के लिए नागुफ्ता बे सूरत हाल के तौर पे किया है कि IMF के सामने या स्टेट बैंक का सरेंडर करना ये छोटा वाक़या नहीं। दूसरी बात यह है कि मुझे आज तक एक मुल्क नहीं नज़र आया जिसको IMF ने रेस्क्यू किया और उसकी इकॉनमी बेहतर हुई हो। एक मुल्क अगर है तो मुझे बता दें। ये ज़रूर है कि कई मुल्कों ने लिया पैसा शॉर्ट टर्म वापस कर दिया, लेकिन ये नहीं हुआ कि किसी मुल्क को क्राइसिस के लिए IMF गई हो, चाहे मिस्र हो, बेशुमार मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ। ये CPEC जो था, ये यकीन मानो कि जब भी कभी इसका एक न्यूट्रल एनालिसिस होगा तो पाकिस्तान के साथ 70 साल 74 ईयर हिस्ट्री के अंदर इससे ज़बरदस्त चीज़ नहीं हुई थी। पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा था। कुछ भी कह लें, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत 5.8% पे ग्रोथ रेट के छोड़ के गई थी, इससे ऊपर जाना था। क्यों नहीं जाना था? 5 से 7% ग्रोथ क्यों ना होती? CPEC के तहत हमारे जो लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट भी लेकर शुरू हो गए थे। 2008 तक इस मुल्क में बिजली नहीं थी, 2013 तक, 2013 से 2018 तक 12,000 मेगावाट बिजली थी जिसने ट्रिगर कर किया। LNG थी जो कि डिप्लीटेड थे और उन्होंने करके और सारी अपनी इंडस्ट्री चलाई। अब आपने जानबूझ के जो नवाज शरीफ की हुकूमत को निकाला, इसके नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं मैंने निकाला, आपने सियासी अदम इस्तेकाम किया। ये जो माइनस इमरान फार्मूला जो भट्टी साहब फरमा रहे हैं, ये माइनस ख्वाजा नाज़मुद्दीन से शुरू हुआ था, फिर हर जगह माइनस आया है, क्योंकि सियासी जमातों में से एक बंदा माइनस करना होता है, सियासी जमात को हथियाना होता है, अपनी मर्जी का इक़्तिदार देना होता है, पाकिस्तान चले या ना चले। CPEC को ख़त्म करके जिसने एक क्लियर कट $100 अरब की इन्वेस्टमेंट का प्लान आ गया था। अगर $400 अरब का प्लान पिछले साल ईरान के साथ 1.5 साल पहले साइन हो सकता है, तो पाकिस्तान के साथ जो ऑलरेडी 50-60 बिलियन डॉलर्स का प्लान साइन हो गया था, वो क्यों ना 400 या 500 पे पहुंचा। जब हम मौजूदा मुआशी मुश्किलात की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सरप्राइजिंगली एक और पहलू भी है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक है कि पाकिस्तान की मईशत, वो कहती है कि बेहतरी के रास्ते पर गामजन है। 2021 में मईशत 4.5 की शरह से बेहतर हुई है। रेमिटेंसेस का इसमें बड़ा किरदार रहा है, तो एक पहलू ये भी है। नहीं देखें ना, मैं तो रेमिटेंसेस वगैरह ये इन चीज़ों के ऊपर ये एक ऐसी बहस है कि क्यों आई, कोरोना की वजह से आई, किसने भेजी, कब भेजी। असल बात यह है कि आपकी सॉलिड बेस जो है, आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं, वो उस वक्त नहीं बढ़नी थी जब तक आपकी इंडस्ट्री को, बिजली को, मैं खुद इंडस्ट्री रन करता रहा हूँ 20-25 साल, मुझे पता है कि बिजली और गैस के बगैर इंडस्ट्री नहीं चल सकती। जहाँ लोड शेडिंग हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स नीचे जाती हैं। आपने इंडस्ट्री को पहले खुद को फील किया, कैसे हुए? CPEC ने। अगर CPEC ना होता तो नवाज शरीफ सर के बल भी खड़े हो जाते ना हुकूमत में, तो ये 1000 मेगावाट बिजली पैदा नहीं कर सकते थे। ये जो नीलम झेलम है, ये किसे बनाना था? CPEC ने, क्योंकि ये मकबूजा इलाका जितने हैं इस पर ना वर्ल्ड बैंक फंडिंग करता है ना IMF करती है। ये कंट्रोवर्शियल इलाके हैं मकबूजा कश्मीर के, बादशाह डैम हो, ये सारे के सारे चाइना ने वो सारे आपके नीलम झेलम 15 साल बाद मुकम्मल करके दे दिए। 1000 मेगावाट आप सामने रख रहे हैं, आपने इस मुल्क को तबाह किया अपने हाथ से और खुद किया। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और ये जराइम पेशा लोग हैं जो अब CPEC के लिए जो IMF का पैकेज दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इन्हीं पाकिस्तान के खिलाफ जराइम कमिट किए हुए हैं। ये पाकिस्तान के मुजरिम हैं। ये पाकिस्तान की 22-23 करोड़ लोगों के खिलाफ इन्होंने क्राइम कमिट किए, जो पाकिस्तान को इस हालत तक पहुंचाया है। आपका पॉइंट आ गया। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बेनज़ीर मज़हर अब्बास साहब का कमेंट शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर आज हम बात कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना था कि मजबूरी में हमें IMF के पास जाना पड़ता है, उनकी सख्त शराइत माननी पड़ती हैं और उसका बोझ जो है वो आवाम के ऊपर पड़ता है। माजी में वज़ीर-ए-आज़म क्या कहते रहे हैं वो भी हमने आपके सामने रखा। मज़हर साहब, अब इतनी देर बाद आपको लगता है बिल आखिर वज़ीर-ए-आज़म को इस बात का इदराक हो गया कि इन ऐसे मुआशी हालात में, मुआशी मुश्किलात में IMF के पास जाना पड़ता है, लेकिन ये इदराक बड़ी देर से हुआ और ये भी कहा जाता है कि बड़ी देर बाद आपने डिले किया, आप IMF के पास गए और फिर आपको उनकी सख्त शराइत भी माननी पड़ी। तो ऐसी जब मुआशी मुश्किलात में मुल्क घिरा हो तो क्या IMF के पास जाना ही हल है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। अगर आपने सारी उम्र जो है, सारी ज़िंदगी भीख मांगी है, तो ये तो नहीं हो सकता कि आप जिससे भीख ले रहे हैं उसके सामने खड़े भी हो सकें। ये इमरान खान साहब को उस वक्त भी पता था जब वो ये कह रहे थे कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे।
ये उनकी जो भी एडवाइजरी टीम थी उसको भी पता था कि आप, ये हो नहीं सकता कि आप IMF के, क्या आज कोई भी अपोजिशन पार्टी खड़े होकर ये एक दावा कर सकती है कि वो IMF के पास नहीं जाएगी? नहीं कर सकती। तो उस वक्त जो बयान दिया वो गलत बयानी थी, ये जानते हुए गलत बयानी की गई कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, ये जानते हुए भी कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है और आप कितने कर्जों तले दबे हैं। क्या ये चीज़ें नहीं क्या करते थे इमरान खान कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों ने हमें कर्जे तले दबा दिया? तो अगर जब वो ये कहते थे तो फिर ये कैसे हो सकता है कि आप IMF के पास नहीं जाते? असल चीज़ ये नहीं है कि आप IMF के पास जाएं या ना जाएं, असल बात ये भी नहीं है कि आप IMF से नेगोशिएट करें या ना करें, असल बात ये भी नहीं है कि आप जो है वर्ल्ड बैंक और ये हमें एक वो कर दिया कि जी IMF पता नहीं क्या तूफान बर्पा कर देती है। भाई कोई आपको कर्जा देता है वो आपसे कर्जा वापस लेता है, वो कहता है आप मेरा कर्जा वापस करें, जो मुझसे लिया है आपने, जो लोन लिया है वो मुझे वापस करें। अब अगर आप वापस नहीं कर रहे तो वो जाहिर है आप जिस तरह यहाँ सूद पे सूद बढ़ता रहता है तो वो भी आप बढ़ाते रहते हैं। वो फिर कहते हैं कि जी अब आप ये चीज़ें करेंगे तो आप होंगे, इसीलिए वो शर्त वो मशरूत करता है अपने कर्जे को। तो अब आप ये कहें कि मजबूरी है, तो ये आप लोगों से धोखाधड़ी कर रहे हैं कि जी लोगों का महंगाई तो मजबूरी है। भाई महंगाई मजबूरी है, चीज़ें महंगी होती हैं, कितने फीसद होती हैं और कितने फीसद कर दी जाती हैं। जी मैं बारहा ये बात कहता हूं कि जो हुकूमत अगर टैक्स लगाती है तो अगर आप मार्केट में जाएं तो उससे 20-25% आपको ज्यादा वो देते हैं। के पास जाना मजबूरी है। मज़हर साहब आप ये कह रहे हैं कि आवाम से धोखाधड़ी है, ठीक है। मेरे पास वक्त की थोड़ी किल्लत है, बेनज़ीर आपकी तरफ में आऊंगी। ये आप धोखा ही दे रहे हैं ना। 2018 में भी आपने उनको जो है वो सब्ज बाग दिखाए, एक देखिए मैं खुदकुशी कर लूंगा और सवाल नहीं पैदा होता। ये सब क्या था? लोग ये समझे कि 6 महीने में इनकलाब आ जाएगा, वो पता चला 6 महीने में फाइनेंस मिनिस्टर तब्दील हो गया। इनकलाब तो क्या आता? तो ये अपनी ही बातों के असीर हैं। वज़ीर आज़म के माजी जो बातें उन्होंने की हैं, और बयानात को आप कैसे कंपेयर करेंगी? सारा और 2021 में जो बजट पेश किया गया था उस वक्त बेनज़ीर इंडिकेटर्स कुछ अच्छे थे, कहा जा रहा था करंट अकाउंट आपका सरप्लस में था, रेमिटेंसेस में इजाफा हो रहा था, तो उस क्वेश्चन को भी नहीं यूटिलाइज किया गया सही तरीके से कि आप एक राह हमवार करें कि आपको एक और IMF प्रोग्राम में ना जाना पड़े। तो ऐसी जो पॉलिसीज हैं उसमें तो फिर आपका ये सर्कल और ये ट्रैप चलता ही रहेगा। बिल्कुल चलता रहेगा सारा, क्योंकि मुझे वैसे टू बी ऑनेस्ट इतना इकोनॉमी के बारे में इतना कुछ नहीं पता, लेकिन जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं वो कब से लिख रहे हैं इसके बारे में। हम कौन से मायरे कितने उन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं, खुर्रम हुसैन साहब ने, और भी इतने आर्टिकल्स हैं, कितने लोगों ने टीवी पे आके ये कहा है कि देखें आपको बार बार IMF के पास जाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आप जो रिफॉर्म्स हैं उस पर काम नहीं कर रहे। जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे, जब तक आप इन इदारों को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, मजबूत नहीं बनाएंगे, तब तक आपको बार बार IMF के पास जाना पड़ेगा। शहबाज जैदी साहब के रिफॉर्म्स थे, FBR में रिफॉर्म्स लाएंगे, वो उनका पता नहीं क्या हुआ, पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स लाएंगे, उनका पता नहीं क्या हुआ। तो आपका एक तो आपने रिफॉर्म्स नहीं लाए, दूसरा आपका प्लान क्या है ये तो मुझे भी आज तक नहीं समझ आया। देखें आज नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई, वो मैंने बैठ के पूरा पढ़ा, डॉक्यूमेंट जो है उसमें लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी लाएंगे, हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसे बढ़ाएंगे? आपका प्लान क्या है? आपका इम्प्लीमेंटेशन का फ्रेमवर्क क्या है? आप बढ़ाएंगे कैसे? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर इस किस्म की आप पॉलिसीज़ बना रहे हैं तो उनको आप लाएं, लाके पार्लियामेंट में रखें, वहाँ पे डिबेट कराएं और कंसेंसस से एक फ्रेमवर्क बनाएं कि चाहे जिसकी भी हुकूमत आ जाए ये हमारी पॉलिसी होगी, हम इसको फॉलो करेंगे और इस तरह हम अपने एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ाएंगे, इस तरह हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे। ये एक डॉक्यूमेंट बना के बस पब्लिक कर देना और कह देना बस ये हो जाएगा, मेरे ख्याल से ये काफ़ी तो नहीं है। ठीक, हम इश्यूज़ पर पार्लियामेंट में डिबेट होना बहुत ज़रूरी है, इदारों को मजबूत किया जाए, आसान सोल्यूशंस की बजाय जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है उसके ऊपर फोकस किया जाए। अगर आप ये सब नहीं करते तो फिर शायद हमारे माशी मसाइल का हल IMF के पास जाने में ही है। हमारे पैनल का शुक्रिया। प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।